Assalamu alaikum everyone. This is your host Sana Sharif from Smart Games Academy. I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सवाल और एक नई क्यूरियोसिटी और हमें चाहिए आपकी पूरी पूरी सपोर्ट उसमें। क्या आप लोग समझते हैं कि पेरेंट्स जो है वो क्या रोल है पेरेंट्स का और क्या रोल है टीचर्स का इस पेंडेमिक सिचुएशन में? तो क्या समझते हैं आप लोग कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? कौन जिम्मेदार है हमारे चिल्ड्रंस की एजुकेशन का? कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से शो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए हम आज बात करेंगे हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनालिटी के साथ। तो आइए आज हम उनको वेलकम करते हैं, मिस्टर मोहम्मद मदनी खान को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम हाल है अस्सलाम आपके? व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सना, कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह होंगी। सर। सर सो ग्लैड टू हैव यू हियर। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूँगी कि हम जो है आप जो है वो अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आपके बैकग्राउंड से थोड़ी सी फेमिलियर हो जाए। फिर हम अपना सेशन जो है वो प्रोसीड करेंगे। क्या विजडम, आप मेरा बुनियादी जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और आपके लाइव में पहले भी कई देख चुका हूँ और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त भी, इस सिचुएशन में भी। मेरा बुनियादी तारुफ तो ये है कि सना, मैं बेसिकली तो मैं एक टीचर ही हूँ। और लोग किसी स्पोर्ट्समैन से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि भाई मतलब कोई बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो वो ये कहता है मुझे बचपन से क्रिकेट का शौक था, मुझे बचपन से बैडमिंटन का शौक था, इन चीज़ों का शौक था। मैं लिटरली, मुझे बचपन से टीचिंग का ही शौक था और मुझे एक दफ़ा चांस मिला और मैंने क्लास 6 में होते हुए एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दी। इत्तेफाक से उसकी पोजीशन भी आ गई। उस वक्त पोजीशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आ जाना। और इसके लिए मुझे भी पता है कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया इस हवाले से कि मैं टॉप 5 में, टॉप 3 में रहूं। कुछ अरसे तक रहा, फिर उसके बाद ये क्रेज अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। तो आई बीन टीचिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6 एंड आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। और शौक में पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। तो मैट्रिक के बाद फिर मैंने बाकायदा और जगह पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो फिर मैंने बाकायदा स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। तो बुनियादी तारुफ तो मेरा यही है कि मैं आई एम बेसिकली अ टीचर और अब भी मैं पढ़ाता हूँ। और अब लेकिन मैं बच्चों को बहुत कम पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं टीचर्स को पढ़ाता हूँ। आई एम अ टीचर्स ट्रेनर नाउ। और सिंस 2015 मैं उससे पहले 2001 से 2015 तक मैं टीचिंग भी कर रहा था स्कूल में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, पाकिस्तान में भी, उसके बाहर भी की। और ट्रेनिंग्स भी कर रहा था, यानी टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था। लेकिन वो उसका रेशो कम था और टीचिंग का जो रेशो था वो ज्यादा था। फिर 2015 के बाद देन आई स्टार्टेड ओनली ट्रेनिंग्स। फिर मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स की तरफ आ गया और मैंने सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें जो है वो ट्रेनिंग से मिली। और मेरा क्योंकि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, which is considered to be one of the most boring or one of the most difficult or feared subject in our society। हाँ मैं ज्यादातर लोगों को जब भी मैं ये जिक्र करता हूँ कि भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ या मैथ्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो लोगों के चेहरों पे जो तकलीफ, कर्ब, परेशानी, हैरानी के जो असरात आसार आते हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बस मतलब जो उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आते हैं पेरेंट्स के या और लोगों के, जो उनकी तकलीफें पता चलती हैं, तो ऐसा ही लगता है कि इन तमाम तकालीफ का कसूरवार शायद मैं खुद ही हूँ। मतलब उनका ऐसा ऐसा फील होता है। तो सर, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ बट आई एम सो सॉरी कि मैथ्स के अगेंस्ट बोलने वालों को जो है ना हम अलाउ नहीं करते। बिकॉज मैथ्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से और मैं मैथ्स में बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ। तो हम्म, काइंडली हमारी मैथ्स को कुछ ना बोला जाए।
देखिए आई लव मेरा तो ईमेल मेरा तो ईमेल एड्रेस भी मदनी मैटिक्स है। बहुत से लोग मुझे मदनी मैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो सही। मेरे ब्लड में है। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या मैथ्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ। और जो मेरे ट्रेनीज हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तासुरात अच्छे ही हैं, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का भी और अल्लाह ताला का भी। तो ये एक छोटा सा वो है कि मैं फिर टीचिंग करता रहा एक अरसे तक, और उसके बाद 2015 के बाद फिर मैंने सिर्फ ट्रेनिंग्स की। और ये लॉकडाउन से पहले पहले तक आई वाज ओनली डूइंग ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी टास्क। लॉकडाउन के बाद अब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। कुछ इदारों ने राब्ता किया कि भाई आप हमारे बच्चों को पढ़ा दें, तो यहाँ से मैं आजकल टीचिंग भी दोबारा से थोड़ी सी टीचिंग भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक अदर चैनल भी है जो कि नमील के नाम से चैनल है, NMIEL यूट्यूब का चैनल है, जिसके ऊपर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो स्टफ अपलोड करता हूँ। करंटली उसका फोकस यानी आपका मोस्ट फेवरेट मैथमेटिक्स है। उस पर अब तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी की सारी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरी कोशिश होती है कि बुनियादी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उसको जहन में रखते हुए मैं बहुत बेसिक्स उसके अंदर यूज करता हूँ। टारगेट मेरा ऑडियंस होता है क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटीग्रल ग्रेड्स होते हैं। अगर इस लेवल पे बच्चों की बेस अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो यही बच्चे फिर आगे जाके उनको यही सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो एक चैनल है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। उसके ऊपर मैं क्या कहते हैं मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। रिसेंटली एक मैंने समर कैंप किया था, ऑनलाइन समर कैंप किया था मैथ्स का, तो वो भी उसके ऊपर है। तो वो एक मसरूफियत मेरी चैनल की भी है, बाकी मसरूफियत टीचिंग और ट्रेनिंग्स की। तो ये बुनियादी दिस इज सो बाकी वंडरफुल एक सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 6, 7, 8 जो है वो बिल्कुल फाउंडेशंस होती हैं उस लेवल की एजुकेशन की, कि अगर यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो हम ओवर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस जो भी है हमारा, वो उसमें इतने इश्यूज हमें नहीं आते हैं। ये बात इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी मैं आपकी। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चिल्ड्रंस एजुकेशन, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एजुकेशन। तो सर इसके बारे में जो है वो आप क्या बताना चाहेंगे कि टीचर्स किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं हमारे चिल्ड्रंस की एजुकेशन पर, और पेरेंट्स का क्या किरदार है आज इस जो पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आखिर में अपने तारुफ के आखिर में बताना चाह रहा था, जो कि तो वो ये था कि मैं एक होम स्कूलर डैड भी हूँ। मैं होम स्कूलिंग डैड हूँ। मैं और मेरे वाइफ हम अपने बच्चों को होम स्कूल करते हैं। और ये बात बहुत अजीब सी है, क्योंकि मैं खुद एक अरसे तक टीचिंग करता रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी बहुत अरसे तक तकरीबन 16-17 साल उन्होंने भी स्कूल टीचिंग की। ओ लेवल्स और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पे उन्होंने पढ़ाया। मैंने बहुत अरसा पढ़ाया, 20-25 साल से ज़्यादा ही हो गए। और लेकिन हम पिछले 2 साल से अपने बच्चों को होम स्कूल करते हैं। और मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। शुरू में 2 बेटे हैं, वो 2 बच्चे मेरे स्कूल गए थे कुछ अरसे, और उसके बाद और बहुत अच्छे स्कूल गए, बहुत कराची के फेमस स्कूल में उन्होंने पढ़ा। लेकिन कुछ अरसे के बाद आई रियलाइज कि ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरे वाइफ की है, हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और हमने अपने बच्चों को होम स्कूल करना शुरू किया। उसकी एक और भी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन बुनियादी ये कि रियलाइजेशन ये थी कि काम मुझे करना चाहिए, मेरी वाइफ को करना चाहिए। एंड सिंस देन हम अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं। 2 साल से तो हम होम स्कूलिंग बच्चों की कर रहे हैं। और पीछे आपको बैकग्राउंड में जो लाइब्रेरी नजर आ रही है, इसके अंदर 50% लाइब्रेरी जो है वो मेरे बच्चों की है और 50% मेरी है। सो आई कैन शो यू इवन लाइक यहाँ से फ्रॉम हियर टिल हियर। तो इसमें 50% तो मेरी बुक्स हैं और 50% मेरे बच्चों की बुक्स हैं। तो ये हम और अदर टाइम हम डिवेलप भी करते थे बच्चों के लिए। तो जो लॉकडाउन के बाद हमें इतना फील हुआ नहीं, लॉकडाउन के बाद हमें इतना फील हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे तो पहले भी हमारे हम सुबह, हाँ ये जरूर था कि कुछ अरसे के लिए रूटीन थोड़ा सा खराब हुआ था बीच में। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमें कुछ फर्क नहीं लगा। हम बच्चों को जैसे पहले पढ़ा रहे थे, लॉकडाउन के बाद भी हम बच्चों को
वैसे ही पढ़ा रहे हैं, हमारा वही रूटीन होता है, वही सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। हम अपने बच्चों के साथ ही असेंबली कर लेते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो थॉट ऑफ द डे शेयर कर लेते हैं, उन्हीं के साथ जो है डे प्लान कर लेते हैं, और फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। बच्चे पढ़ते हैं, अपने पर्टिकुलर टाइम में पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज हैं। अब जहां तक ताल्लुक है, अगर मैं इस तरह सोचूं कि वो पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल भेजा करते थे और अब वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे घर पे हैं, वालिदैन में से अगर कुछ तो सिचुएशन बहुत ही अनइमेजिनेबल है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो मदर एंड फादर अगर दोनों जॉब किया करते थे और अभी भी उनको किसी वजह से ऑफिस जाना पड़ रहा है, उनके लिए तो बहरहाल बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से है, डिफिकल्टी है। तो मैं अपने हवाले से तो मैं बताया कि मुझे इतना फर्क महसूस नहीं हुआ। मैं इस लॉकडाउन से पहले भी आई वाज डूइंग फ्रीलांस ट्रेनिंग एंड फ्रीलांस कंसल्टिंग, सो मी एंड माय वाइफ वी यूज्ड टू गिव इक्वल टाइम टू आवर किड्स। तो वो बच्चे हमारे साथ होते थे और लॉकडाउन के बाद भी हमें कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जी सर ये तो बात हो गई आपकी फैमिली की, क्योंकि आप लोग जो है वो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते रहे और एक अरसा आप लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा टीचिंग के हवाले से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने किड्स को आई थिंक ट्रेन ही उस तरह से किया होगा कि उनका एक शेड्यूल होगा वर्किंग का, लर्निंग का, स्टडी का। बट सर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तबका भी मौजूद है जहाँ पर पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, या समटाइम्स उनकी वो रूटीन्स नहीं होती हैं कि वो घर पर अपने किड्स के साथ वो वाला क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें या उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। नॉर्मली हमें देखने में यही आता है कि एक शेड्यूल जो होता है वो सुबह बच्चा हमारा स्कूल चला जाता है, देन वो आकर मदरसा चला जाता है, देन वो आकर ट्यूशन चला जाता है, और फिर रात में पापा आकर पूछते हैं कि जी बेटा आज क्या पढ़ा आपने, या मम्मा पूछ लेती हैं कि आज आपने क्या पढ़ा, उसका एक रिवीजन दे दीजिए। तो सर वो हार्डली आधा पौना घंटा या 1 घंटा जो है वो पेरेंट्स जो है उन्हें देते हैं, एंड देन रात हो जाती है। तो सर इस तरह की शेड्यूलिंग से गुजरने वाले बच्चे इस पेंडेमिक में जब उन्हें ऑनलाइन टीचिंग लेनी पड़ रही है और पेरेंट्स को जो है एक फोकस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट पेरेंट्स के जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्शंस हैं। उनके बारे में आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? ओके। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके चलूंगा सना कि बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी किसकी है एजुकेशन की। देखिए, हदीस शरीफ में का मफहूम है कि बाप अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज दे सकता है वो अच्छी तालीम और तरबियत। कहीं पर ये मुझे कहीं तफसीर में किसी उसी तफसील में या सल्फ की या और जो बुजुर्गान दीन और जो भी उसके बाद तफसीर बयान करने वाले मुख्तलिफ मुफस्सिरीन, कहीं पर मुझे ये नहीं मैंने पढ़ा कि इसका मफहूम ये भी बनता है कि बाप एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दे, अच्छे मदरसे में दाखिल करा दे। जिम्मेदारी बेसिकली ये अल्लाह का हुक्म जो है ना वो माँ बाप के लिए, औलाद की तरबियत उसकी तालीम, ये अल्लाह का हुक्म माँ बाप के लिए है। ये बुनियादी तौर पर तो जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। पहले तो ये बात एक इस्टेब्लिश कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि ये इन बच्चों को नर्चर करना, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनकी सेहत, हर चीज का ख्याल जो रखना है ना वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये औलाद हमारे पास अमानतन अल्लाह पाक ने दिए हैं और इसके मुतालिक हमसे सवाल भी होगा, ठीक है ना। अब बात ये आ जाती है कि पेरेंट्स जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आए मदरसे चले गए, मदरसे आए ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से वापस आए, और आखिर में अगर मूड हुआ वालिद मोहतरम का या वालिदा मोहतरमा का, तो उन्होंने बच्चे से इतना पूछ लिया कि भाई तुमने क्या किया और तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या नहीं पढ़ा। और हम समझते हैं कि हम अपने फर्ज से सबकदोश हो गए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। माजरत के साथ अगर मेरे वर्ड हार्श हो जाए, लेकिन हम चौकीदारी कर रहे हैं। और जब ये सिचुएशन ऐसी आई पेंडेमिक की, आई टोटली एग्री विद एवरीवन कि ये मुश्किल सिचुएशन है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि जो अपने बच्चों को स्कूल मदरसे भेज रहे थे, खुद जॉब कर रहे थे, उनके लिए भी मुश्किल है जो ऑलरेडी बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं। मैं ऐसी कई फैमिलीज को, बल्कि कई 100 फैमिलीज को जानता हूं जो होम स्कूल कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनको भी परेशानी है। लेकिन अब हुआ ये है कि वो लोग जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, मदरसे जा रहे थे, अब वो बच्चे घर पे हैं। तो अब क्योंकि उस जिम्मेदारी के हम आदी नहीं थे, उस कंफर्ट जोन में हम थे कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, अब बच्चा स्कूल से नहीं पढ़ रहा, तो होता क्या था। देखिए, मेरा तजर्बा तो ये रहा है कि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो टीचर बुला के पेरेंट्स को तंबीह करते हैं, बच्चे की जो है ना बेइज्जती करते हैं, बच्चे की बुराइयां करते हैं। पेरेंट अपना सारा मलबा जो है ना वो सारी
अपनी बॉल जो है ना वो पेरेंट्स के कोर्ट में डाल देते हैं कि भाई आप इस पे तवज्जो दें, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, ये फला नहीं करता, ठीक है ना। टीचर की कोशिश ये होती है कि सारा जो नजला वो पेरेंट पे गिरा दे। पेरेंट वो अपना वो जो भी जितना बोझ लेके आते हैं वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते। बच्चा जाए तो फिर कहाँ जाए। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उसकी लर्निंग की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, यू आर लिटरली रनिंग अवे फ्रॉम द जिम्मेदारी। और आप अपने और अब हम एक कंफर्ट जोन का शिकार हैं। अगर आप देखें ना तो हमारी हमारी सोच भी यही है कि भाई बच्चे स्कूल चले जाएं, वहां से आके मदरसे चले जाएं, वहां से आके ट्यूशन पढ़ लें, कारी साहब पढ़ा दें, बस दिन गुजर जाए, बच्चे ना हो हमारे पास। क्योंकि बच्चों के साथ जितना टाइम गुजरेगा तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो टेक्निकली तो पेरेंट्स उस कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे। अब तो मजबूरी है, अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यू नेवर नो। हम अभी भी नहीं कह सकते कि अगले 6 महीने साल भर में भी हमारी ये सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं नहीं समझता कि अगर गवर्नमेंट ये बयान दे भी दे कि ये इस मुल्क में अगर मिसाल के तौर पर ऐसे बयान भी आ जाए कि हम ये इस मुसीबत से हमारी जान छूट गई है, तो मैं नहीं समझता कि ये 100% ट्रू भी होगा। या मैं नहीं समझता कि बहुत सारे पेरेंट कंफर्टेबल फील करेंगे अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने में। तो अभी आपको पता नहीं है कि कितने अरसे तक ये सिचुएशन चलेगी। सो वी हैव टू लर्न टू लिव इन दिस सिचुएशन। और इस वक्त मुश्किल होगा, जैसे एक रॉकेट को जब स्पेस में भेजते हैं तो हमने हमें हमने पढ़ा था कि रॉकेट स्ट्रेट अवे स्पेस में नहीं एंटर हो जाता, बल्कि पहले वो अर्थ के जो है ना, अर्थ के राउंड, अर्थ दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उस ग्रेविटी से बाहर निकलता है, एकदम नहीं निकल जाता। वो तो निकल भी नहीं सकता, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की जो रॉकेट को अपनी तरफ खींचेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगा उस ग्रेविटी से। इसीलिए वो राउंड लेता है अर्थ के गिर्द और आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रेविटी से बाहर निकलता है, फिर वो स्पेस में जाता है। और फिर उसके बाद उसको फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो फ्यूल टैंक्स अलग हो जाते हैं उस रॉकेट से, एंड इट गोज इनटू द स्पेस। तो अभी हमारी सिचुएशन यही है कि हम आ गए हैं, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब हमें इस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको कूल डाउन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि सबसे पहले जो मुसीबत से निमटने का, परेशानी से फाइट करने का जो पहला उसूल होता है ना, वो ये होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ये परेशानी है। पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बहुत सारे ये बात जो है ना वो इस बात से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं एक सक्सेस कोचिंग की भी मुख्तलिफ सेशंस लेता हूँ। तो मैं एक सक्सेस प्रिंसिपल लोगों को बताता हूँ। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसने मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी चेंज लेके आई। वो प्रिंसिपल है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। दूसरा स्टेप ये कि आप ये तस्लीम करें कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो इसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं इन तमाम चीजों का जिम्मेदार हूं तो फिर आपके दिमाग में ना प्रॉब्लम से सॉल्व करने के आपके पास जो है ना आइडियाज आना शुरू होते हैं कि अच्छा भाई, अगर ये जिम्मेदारी अगर मैं जिम्मेदार हूं इस सिचुएशन का, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये पहला स्टेप है कि आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, ये इशू है, इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये मसला है, अब इससे निमटना है। छोड़ दें किसी, आप जिम्मेदारी डालना छोड़ दें कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, फला की ये जिम्मेदारी है, फला की ये जिम्मेदारी है, सर लेकिन हम परेशानियां हैं। सर जी आज की सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा टीचर जो ऑन एंड ऑफ, चले हम मान भी लेते हैं कि समटाइम्स जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में वो ये ब्लेम गेम किया करते थे कि जो किया आपके स्टूडेंट ने किया, या आपके जो है वो पेरेंट्स ने जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया, या समटाइम्स जिस भी तरह से ये ब्लेम गेम चला करता था। लेकिन इस वक्त की टीचर की सिचुएशन ये है कि वो टीचर जो बहुत ही ज्यादा लेजी भी था, इस वक्त वो इस थ्रेड में है कि मेरा लेक्चर, जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है या जो मेरी ऑनलाइन क्लास है, वो पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो वो अपनी तरीके, अपनी तरफ से जो है वो अपना 100% जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वो अपनी नॉर्मल क्लास में नहीं भी करते थे, वो इससे डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बावजूद सर, इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये वाला इशू अब भी है कि टीचर जो है वो बात सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। या समटाइम्स ये होता है वो लेक्चर सर पेरेंट्स भी पीछे बैठे हुए हैं, अगर बच्चे और टीचर की इंटरेक्शन हो भी रही है यहाँ पर, तो पेरेंट्स जो है वो कोई ना कोई इस तरह का नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे का माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। या अगर उसकी ट्यूशन टीचर उस टाइम पे उसके साथ है और वो उस क्लास को देख रही है या वहां से वो कुछ गेट करने की कोशिश कर रही है, तो वहां से
अगर उसे कुछ समझ में आया या नहीं आया, उसका मेंटल लेवल क्या था, बच्चे का मेंटल लेवल क्या था, और टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर डिपेंड करता है सर एक्सपीरियंसेस पे भी। आप खुद इस चीज को ओन करेंगे कि एक टीचर और एक ट्यूशन टीचर, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में और इन दोनों के पढ़ाने के तरीके में स्काई डिफरेंस होता है। जी ठीक है, बिल्कुल, तो मैं एग्री अगर करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ आपकी कि इस वक्त टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा इशू है, वो पता है क्या है? वो ये कि इस वक्त आप जिसको बहुत मेहनत कह रही है ना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। आप मेरी बात समझ, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। वो टीचर जो पहले से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ गए थे। मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैं 2011 से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ। 2011 से मैंने यूएस में बच्चों को पढ़ाया है, कनाडा के मैं कुछ बच्चों को, फैमिलीज को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया है, और मैंने जो है वो ऑनलाइन टीचिंग की है। मुझे वो एक्सपीरियंस जो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगा था, और मैं सोचता था यार क्या जरूरत है इसकी ना, मतलब क्लास में जा रहे हैं, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आपकी लिबर्टी होती है जब आप क्लास में जाते हैं। टीचर जब क्लास में खड़ा होता है वो बादशाह होता है, वो किंग होता है अपनी क्लास का, वो क्या कर रहा है कोई इसको पूछने वाला नहीं होता, अपैरेंटली कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उस वक्त ये सोच नहीं आई थी। मैं भी जब भी 2001 से ट्रेनिंग्स में कर ही रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैंने बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग्स करना शुरू किया, बहुत सी एक्सटेंसिवली मैंने जो है वो ट्रैवल भी किया। मैं टीचर को ये समझाया करता था कि देखो अपने आप को टेक्नोलॉजी पे लेके आओ, टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करो। मेरा ख्याल है 2015 से मेरी जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर मैं टीचर को कहता था आप जाए, मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं टीचिंग के, ऑनलाइन फ्री में कोर्सेज आपको मिलते हैं, एमआईटी के कोर्सेज हैं, कोर्सेरा पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, खान अकेडमी है, सो मैनी ऑनलाइन रिसोर्सेज। मैं कहता था भाई अल्लाह के वास्ते इसको पढ़ लो, अपने आप को अक्वेंट कर लो, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में कम से कम जान लो। यूट्यूब बहुत बड़ा रिसोर्स है, इस पे जाओ, इसके ऊपर ड्रामे के अलावा भी बहुत सारी चीजें, इसको देखो, अपने आप को थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आओ, आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी। अब मैं अपने ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टीचिंग फील्ड से वाबस्ता हैं, दे आर वेल एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी। द मोमेंट द लॉकडाउन स्टार्टेड, दूसरे दिन से देवर ऑनलाइन, और उनके पास हर वो तमाम गैजेट्स मौजूद थी जो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये कि वो अक्वेंटेड थे, इसलिए वो ऑनलाइन बड़े मजे से आ गए, और उन्होंने उनका काम वैसे ही चलता रहा, स्मूथ चलता रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं फील हुआ कि मैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। अब वो टीचर जो पहले टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं थे, अचानक उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ गई, तो अब स्ट्रगल होगा, क्योंकि कैमरे के सामने खड़े होना, या कैमरा, एक मैंने एक वीडियो, एक तस्वीर भी देखी थी, एक केमिस्ट्री की टीचर है, बड़ी वायरल हुई वो तस्वीर, जिसके अंदर वो केमिस्ट्री की टीचर जो है ना, उन्होंने किसी तरह हैंगर से और कुर्सी से मोबाइल बांध के ना जी जी वो बोर्ड पे पढ़ा रही थी। शी वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट शी इज स्ट्रगलिंग। वो खातून की एज से भी लग रहा था कि उनकी एज भी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो उस वक्त की है कि उस वक्त उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस तरह सीरियस नहीं लिया होगा, बट स्टिल शी इज स्ट्रगलिंग। कर रहे हैं टीचर, स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल, स्टेप तो ये कि, सॉरी, जी जी, मैं ये कह रहा था कि अब जब टीचर, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब दूसरा स्टेप ये है, देखें भाई अब किसी ना किसी तरह तो आपको ऑनलाइन करना ही पड़ रहा है। जब देखें ना, आप अपना, आपका सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग नहीं होगे ना, आप डरोगे, आपको दिल में डाउट्स आएंगे कि भाई पेरेंट्स देख रहे हैं या ट्यूशन के टीचर देख रहे हैं और वो नेगेटिव कमेंट्स कर दें। तो पहला तो स्टेप ये कि प्लान अच्छा करें, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को स्ट्रांग करें। सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग करने के लिए मैं भी अर्ज करता हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद अपना काम ईमानदारी से करें। ये बात तो आपको ध्यान में रखें कि पेरेंट्स भी सुन रहा होगा और लोग भी सुन रहे होंगे। आपकी चीज अब वो प्राइवेसी समझ लें वो वाली नहीं रही जो आपकी स्कूल में होती थी, तो वो कंफर्ट जोन तो नहीं होगा, आपसे गलतियां भी होंगी। अब नेगेटिव कमेंट्स को सर डील करने के लिए ना, नेगेटिव कमेंट्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, जो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स आपको मिले उन कंस्ट्रक्टिव कमेंट को सीरियस लें, और जो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसको इग्नोर करें, लेकिन उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव कमेंट भी लें। दूसरी बात, अपने सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। जनाब यूट्यूब पे और मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे। आप सिर्फ टॉपिक तो लिखें, और कुछ अरसे बाद आप ये देखेंगे आपके पास खुद उस टॉपिक से रिलेटेड सजेशंस आने लगेंगी। अपने आप को रोजाना एक टाइम, जिसे मैं कहता हूँ CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
आप अपनी सेल्फ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कीजिए। टीचर्स के लिए मेरा ये मशवरा है, यूट्यूब पे जाइए, जो टॉपिक आपको पढ़ाने हैं उसकी हर टॉपिक पे 2 से 3 वीडियोस आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर उसको जाके आप ऑनलाइन पढ़ाइए। आप देखें, आपको खुद भी फर्क महसूस होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस होगा। ठीक है ना? ये वाली तो वो बात जो आपने कहा था कि टीचर्स को प्रॉब्लम होती है। जी सर मेरा यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्शन कह लें या एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लें कि ये है कि यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि टीचर डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, आई एग्री विद यू कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन आप ये देखें कि जब हमारे टीचर्स की जिस वक्त उसने ट्रेनिंग ली थी, टीचर्स जिस तरह आप भी टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और उस वक्त जो ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी वो इस तरह से नहीं थी जिस तरह से वो आज परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इस मैं डिजास्टर तो देता हूँ, मैनेजमेंट देखिए मैं तो देता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में इसका ये एलिमेंट शामिल होता है। सर और आप बेशक देते रिसेंटली होंगे, सर मैं आप बताऊं ना बेशक आपको, देते होंगे। मैं पंजाब के एक गांव की आपको बात बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरावाला। वहां मैं हर साल में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, इस दफा नहीं जा सका ड्यू टू द लॉकडाउन। वहां पर मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, और वो टीचर गांव में रहती हैं वो टीचर्स। उन्होंने रिसेंटली इस लॉकडाउन में घर से रह के अपने बाकी तमाम फेलो टीचर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, और मैं देख के मैं बहुत आई वॉज वेरी हैप्पी। और वहां पर इंटरनेट भी बहुत अच्छा नहीं आता। तो हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं कि मोस्टली ट्रेनिंग में इन चीजों पे फोकस नहीं हो रहा होता कि आप इन इन इश्यूज को कैसे डील करेंगे। अब तो हो गया, ठीक है ना? अब तो हो गया, अब आप लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें? इसके लिए भी आप ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं। इवन आप मुझसे, मतलब अगर जिस किसी को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोई इश्यूज हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आपके थ्रू, आपके फोरम के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी वक्त, मतलब आप जो समझें कि मैं अभी भी इस वक्त, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि हर थोड़े अरसे के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कई नई एप्लीकेशन आ जाती है, एग्री। नई जो है ना आपके पास जो है ना चीजें आ जाती हैं, एडवांस आ जाती हैं, ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं। आई स्टिल एक्सप्लोर ऑन डेली बेसिस। मैं डेली बेसिस पे, मैं लाजमी, मेरी आदत का हिस्सा है, मैं हर रोज आना, मैं यूट्यूब पे आधे से 1 घंटा लगाता हूँ उस उन ड्रामों या उन जो है ना सीजन के अलावा जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसके अलावा मैंने आधा 1 घंटा अपना मखसूस किया हुआ कि इस दौरान मैंने सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड टूल्स डिस्कवर करने हैं। तो देयर आर सो मेनी टूल्स जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अच्छा इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, और मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और हो क्या रहा है कि वो एक्सप्लोर करता हूँ, मैं दूसरों को भी खैर बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कहीं से जो है ना कोई इल्हाम हो गया, या कहीं से मुझे खुद ब खुद मुझे पहले से पता था, नहीं, आई एम एक्सप्लोरिंग ऑन डेली बेसिस। और उसमें जो चीज मेरी नीड के मुताबिक होती है मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग, प्लीज। इसको हम कहते हैं फेल फास्ट। फेल फास्ट कॉन्सेप्ट ये है, जो चीज सीखो तुरंत ट्राई कर लो, फौरन ट्राई करो उसे, फौरन ट्राई करो, इस इंतजार में ना लगो रहो कि यार पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, ट्राई कर दें, ज्यादा से ज्यादा सर फेल होंगे। जो चीज हमने सीख ली और उसे ट्राई कर लिया, तो उसमें हम फेल फास्ट का कॉन्सेप्ट ये मर्ज कैसे होगा? देखें, मतलब वही वाली बात, एक चीज आपने जब ट्राई कर ली और वो कामयाब हो गई, दैट इज गुड। फेल फास्ट का मतलब ये होता है, चीज सीखें, फौरन अप्लाई करें, फौरन ठीक। अप्लाई करें। सर ये इंतजार, तो बात, बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना? ये जिंदगी के हर मामले में, कि जिंदगी के हर मामले में अप्लाई होता है, इवन मियां बीवी के रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। डू नॉट डिले टू स्पीक अप योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ और इन फ्रंट ऑफ योर स्पाउस। इफ यू फील लाइक हैविंग, लाइक बीइंग इन लव विद योर वाइफ, जस्ट स्पीक अप, बोले, जाके बोल दे। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा यही होगा, बेगम साहब ये कहेंगे कि आपका दिमाग खराब है, क्या हो गया आज आपको, पता नहीं है। तो वो करते रहे तो 2-4 दफा नहीं, फेल होंगे और उसके बाद कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जिंदगी के हर मामले में ये अप्लाई होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी सीखें, उसको अप्लाई करें। ये बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन जो भी चीज आप सीखेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, 50% का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल 50% का सर। डिफरेंस आएगा आपको, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो मिलेंगी वो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगी। वहां जो एप्लीकेशन में ऑप्शन मौजूद होते हैं, पाकिस्तान में आप जब उसको खोलेंगे तो आप कहेंगे यार इसमें तो ये ऑप्शन नहीं है या ये ऑप्शन नहीं है, आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमें तो आदत है ना फ्री वाले वर्जन अप्लाई करने की। ठीक है ना? पेड जी हमारी जी रेंज बिल्कुल। से बाहर हो जाते हैं।
है ना, पेड हमारी सर रेंज से बाहर यहाँ हो पर जाता है। ये तो बात हो गई हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की, कि वो डेली बेसिस पर जो है वो ऑनलाइन टीचिंग के टूल्स को एक्सप्लोर करें और फिर कुछ ना कुछ लर्न करने के बाद उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। सर मैं थोड़ा सा मोल्ड करना चाहूंगी आपकी डिस्कशन को पेरेंट्स की तरफ, कि अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की जो इस वक्त घर पर है, ठीक है, बीइंग अ टीचर जो है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट को ही अगर ले लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स, हमारा आज का पेरेंट्स क्या कर रहा है और उनके लिए क्या टिप्स हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, दे नो एवरीथिंग। और अगर हम थोड़ा सा लोअर की तरफ जाते हैं तो कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज में हम कुछ फैमिलीज को इस तरह से भी देखते हैं कि जहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देने के लिए एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं। तो नाउ व्हाट कैन दे डू, वो क्या कर सकते हैं और उनका यहाँ पर क्या रोल है? सर उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? और जी, उसको हम अच्छा देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने ये जो कहा ना कि जो एक इलीट क्लास की आपने बात की, तो मैं कुछ मामलात में इलीट क्लास को बहुत फेवर करता हूँ, हालांकि मैं खुद इलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने बहुत सारे मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो एक अपर मिडिल क्लास या इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ख्याल है मैंने जितने लोगों को मैं जानता हूँ शायद उसमें कोई एक घर भी ऐसा नहीं है जिस घर में लाइब्रेरी ना हो, मुझे ना मिली हो। ठीक है, सोचो। I have found them to be in love with the books। ठीक है, खुद उनको खुद अग्रीड। भी शौक है पढ़ने का, खुद भी रीडिंग। तो वो वाली क्लास चले, ठीक है, वो प्रिविलेज क्लास है, उनके पास फैसिलिटीज हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो साइड में कर देते हैं फॉर द टाइम। अब आ जाते हैं मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, मैं अगर अपने आप को कैटेगराइज करूं, आई बिलोंग टू अ मिडिल और अ स्लाइड लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, बट आई स्टिल हैव अ बिग लाइब्रेरी एट माय हाउस। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन वाज माय प्रायोरिटी सिंस द बिगिनिंग। और किताबें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड टू बी इन पाकिस्तान। जितनी सस्ती किताबें पाकिस्तान में मिलती हैं पूरी दुनिया में कहीं इतनी सस्ती किताबें नहीं मिलती, ये मेरी गारंटी है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं कुछ फैमिलीज को जानता हूँ, कुछ कनाडा और कुछ यूएसए की फैमिलीज हैं, $500 की बुक्स मिलती हैं, कोर्स बुक्स वहां पर महंगी, बहुत ह्यूज कॉस्ट होती है उनकी बुक्स की। पाकिस्तान में बहुत सस्ती किताबें मिलती हैं। तो पहली बात तो ये कि ये चले, मैं वही वाली बात है कि सांप गुजर गया लकीर पीट रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लकीर मैं पीट दूं अभी इस वक्त। वो ये कि प्लीज फॉर गॉड सेक अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि हम इस पे आपके फोरम के ताउन से जो स्मार्ट गेम्स एकेडमी है, मुझे वैसे आपके इदारे का नाम बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया, स्मार्ट गेम्स एकेडमी। मैं थैंक खुद यू भी सर। मैथमेटिकल गेम्स बनाता हूँ और लर्निंग मैथ थ्रू मैथ्स भी करता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ टीचर्स को कि मैथ थ्रू गेम्स कैसे हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन योर एकेडमी एज वेल। और आपकी एकेडमी के तवज्जुह से अगर अगर पेरेंट्स को कोई हम ऐसा फोरम बना लें या कोई एक क्लोज ग्रुप में, हम उनकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं पेरेंट्स की, कि हम उनको सिखा दें भाई क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन जेनेरिकली ये है कि अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए प्लीज। ऑनलाइन बुक्स मंगवा लें, सस्ती सस्ती बुक्स मंगवा लें, थोड़ी सी शुरू तो करें, घर में एक रैक ला के लगा दें। मेरे पास मेरी जिंदगी की जो पहली लाइब्रेरी थी, आई स्टिल हैव दैट रैक विद मी, आई लेट मी शो यू। ये आई थिंक ये आपको मेरे सिस्टम के ऊपर जो रैक नजर आ रहा है ना, ये कोई तकरीबन 14 साल 15 साल पुराना रैक है। ये मेरे साथ रहता है, मैं कहीं भी मूव करता हूँ अपना, कहीं भी जब मैंने घर की शिफ्टिंग की है मुख्तलिफ जगहों पे, इट इज स्टिल विद मी। ये मुझे याद दिलाता है मेरी पहली लाइब्रेरी का। इस पे मैंने आके पहले लगा दिया था और ये खाली थी। उसके बाद फिर एक किताब, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, एक रैक लगाते हैं अपने घर में, खुद बना के लगाते हैं लकड़ी से। और ना 2-4 किताबें रख दें और उसको डेवलप, उसको हर महीने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने लगे। तो घर में किताबें लाएं, घर में लाइब्रेरी का एक सेक्शन बनाएं। कोई बहुत बड़ा घर होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक रूम है, आई हैव अ 2 रूम हाउस। एक रूम है, ये मेरा लर्निंग रूम है, ये मेरे बच्चों का भी लर्निंग रूम है, ये मेरा टीचिंग रूम भी है, ये हमारा, हमने पूरा एक एम्बियंस इस तरह डेवलप किया हुआ है। तो पहला तो स्टेप ये है पेरेंट्स को, जो वो पेरेंट्स जिनको आप बता कह रही हैं उनको, तो प्लीज अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाएं, छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, उसमें बुक्स ऐड करना शुरू कर दें। दूसरी बात,
बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी आ गए ना, मतलब अब तो बच्चे जा ही नहीं रहे, तो पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी लेना है। तो सबसे पहला काम ये करें, जो मुझे मालूम है, जो मुझे अंदाजा है, जो फैमिलीज को मैं जानता हूं अपनी कैटेगरी की फैमिलीज को, वो लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा उनके रूटीन अफेक्ट हुए हैं। लेट नाइट जाग रहे हैं और देर से उठ रहे हैं। ठीक है, ये चल रहा है आजकल। लेट नाइट जाग रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। जो लोग होम बेस्ड काम कर रहे हैं उनको टेंशन तो है ही नहीं। अगर 9 बजे स्कूल ऑफिस टाइम शुरू हो रहा है तो 9 बजने में 5 मिनट पहले उठ के मुंह धो के ऊपर से शर्ट पहन के और नाइट पजामाज में ही आप बैठ गए कंप्यूटर के सामने, नजर थोड़ी आ रहा है, आप बैठ गए। और पेरेंट्स को तो वो रिलैक्सेशन इस तरह आ गया, रूटीन आपका शिफ्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। पहला स्टेप यही है कि आप अपने घर में रूटीन इंप्लीमेंट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट अ रूटीन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये वाला मकूला याद रखें। जल्दी सोएं जल्दी उठें, बच्चों का रूटीन डेवलप करें। फजर के बाद बच्चों को लेकर खुद बैठें, उनके साथ तिलावत करें। कुरान खुद तो पढ़ा सकते हैं, हम कुरान तो पढ़ा सकते हैं, बीइंग अ मुस्लिम कुरान तो पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों को आता ही होगा, घर में किसी ना किसी को तो पढ़ना आता होगा, बच्चों को कुरान खुद पढ़ा लें। उसके सर बाद लेकिन अर्ली टू राइज वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। वी आर स्लीपिंग आफ्टर नमाज। मोस्टली घरों में देखा जा रहा है कि वो लोग सोते ही फजर की नमाज के बाद है, और तो कुछ लोग जनाब जस्ट फिर फजर से पहले भी। तो सना प्रॉब्लम हल कैसे होगी? देखें, आप कुरान पे तो बिलीव करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये भी बिलीव करती हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज हक है, सच है, बेशक बेशक। और आप ये भी बिलीव करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो भी हक और सच है। बेशक सर। बिल्कुल करते हैं ना हम बिलीव। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया ना, बूरी का ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि मेरी उम्मत की बरकत सुबह में है। ये हुजूर अलैहि सलाम ने ही फरमाया ना, ये हुजूर ने ही फरमाया ना कि नौम सुबहती तमनउ रिज़्क, कि सुबह का सोना रोजी को रोकता है। ठीक है ना, बूरी का ली उम्मती फी बुकूरिहा, मेरी उम्मत की बरकत जो है ना, बरकत अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए बरकत सुबह में रखी है। तो अगर आप ये इस बात को मान लें, तो अब अगर आप उठेंगे जवाल के टाइम पे 10-11 बजे उठेंगे, तो जवाल का टाइम होता है, तो जवाल के वक्त उठने वाला उरूज पे कैसे पहुंच सकता है? फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप बोल रहे हो मुझसे कि डॉक्टर साहब बेशक मुझे सर। इलाज बताएं, मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर कहता है भाई तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ परहेज कर लो। ठीक है, तुम्हें शुगर है, तुम मीठा ना खाओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर है, तुम तुम्हें ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट। एम आई कनेक्टेड? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ सना। सर नेटवर्क इशू हो रहा था। आई थिंक इट्स फाइन नाउ। तो मैं ये आज कर रहा था कि जवाल पे उठने वाला उरूज कैसे पा सकता है? जब आप सर आई जवाल पे थिंक उठेंगे तो अगेन देयर इज अ टेक्निकल इशू सर। आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज रिपीट योर थिंग। मैंने आपकी बात प्रॉपरली सुन नहीं सकी, मैं आपकी आखिरी बात। अच्छा, मैं देखता हूँ, मेरा नेटवर्क तो सही है, मेरा जी जी। मोबाइल नेटवर्क खराब हो सकता है, मैं वो देख लेता हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सना कि जब अल्लाह के नबी ने ही फरमा दिया कि सुबह मेरी उम्मत की बरकत सुबह में है, तो जवाल के वक्त उठने वाला 10-11 बजे जवाल का ही टाइम होता है ना, तो बेशक सर। जवाल के वक्त उठने वाला उरूज पे कैसे जा सकता है? ये हाउ इज इट पॉसिबल? मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे जो है वो शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे हाइपर टेंशन है, डॉक्टर कहता है भाई आपकी जो कंडीशन है ना, आप ऐसा करें कोई दवा ना खाएं, आप सिर्फ परहेज कर लें। और वो कहते हैं नहीं यार, परहेज तो नहीं हो सकता, मैंने तो निहारियां भी खाना है, मैंने पाई भी खाना है, मैंने चिकनी गजाएं भी खानी है, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक तो से जान नहीं छूट सकती मेरी। तो भाई कैसे मसले का हल होगा? डॉक्टर कहेगा भाई जाओ फिर मरो। ठीक है, फिर वो डॉक्टर ये कहेगा यार थोड़ा सा वक्त निकाल के मर जी जाए जी आप, सर। बिल्कुल बस बिल्कुल इससे सर। ज्यादा। ठीक है ना, तो मकसद यही है, रूटीन। अर्ली मॉर्निंग का इतना आइडियल, इतना खूबसूरत रूटीन होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उठें, फजर में उठें, फजर से पहले उठें, नमाज पढ़ें, बच्चों के साथ बैठ के कुरान पढ़ें। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम डूइंग दिस एंड आई नो व्हाट आर द बेनिफिट्स। ठीक है ना, मैं बच्चे होम स्कूल हो रहे हैं, आई एम होम स्कूलिंग माई किड्स, और जो उनकी प्रोग्रेस है मैं उनके ऊपर भी आपको अर्ज कर लूंगा। तो अर्ज यही है कि अच्छा सर रूटीन यहाँ सबसे पर पहले सेट करें।
एक कमेंट हमारे पास ये भी आया है कि कुछ लोग जो है वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। सर ऐसे स्टूडेंट्स में कुछ मेरा भी शुमार है। ये मैं भी मिसकॉन्सेप्शन है, पर्सनली इसको ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। आप माइंड साइंसेस को पढ़िए, आप ब्रेन डेवलपमेंट को पढ़िए, आप दी ऑर्गेनाइज माइंड, मुझे लेविट करके नाम है डॉक्टर साहब का, मुझे नाम जहन से निकल रहा है, दी ऑर्गेनाइज माइंड के नाम से, ये आप जरा पढ़ें, माइंड साइंसेस को आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। आप स्लीप मैनेजमेंट को पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि रात का पढ़ना इट इज नॉट इफेक्टिव एज इट इज टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। द बेस्ट टाइम टू स्टडी एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। रॉबिन शर्मा की एक किताब है 5 AM क्लब। अगर जी सर। किसी को, अगर किसी ने पढ़नी है तो, अगर किसी ने पढ़ी नहीं है तो पढ़ लें, और उर्दू में मिल जाए या अंग्रेजी में मिल जाए, मेरा ख्याल है मेरे पास यहाँ रखी हुई थी 5 AM क्लब, तो उसका उर्दू तर्जुमा भी बहुत अच्छा अवेलेबल हो गया है, तो वो पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुबह उठने के क्या बेनिफिट्स हैं, वो पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात, हदीस शरीफ देख लें कि सुबह के क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप वही काम जो आपने रात में 2 घंटे पढ़ना है ना भाई, आप 2 घंटे पहले सो के अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, फिर पढ़ के देख लें, अपना आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि रात में जागना जो है ना, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ लेट सोने वाला, तो मुझे उसके नुकसानात हुए, मैंने उसके नुकसानात उठाए हैं, और मैं उसके नुकसानात मैं उठा चुका हूँ, तो अकल सही। ठिकाने लग गई है, अब जल्दी सो जाती सर यहाँ पर हमारे पास हमारी ऑडियंस का कमेंट है कि दिस इज ऑल अबाउट अर्बन स्टूडेंट्स, प्लीज से समथिंग अबाउट रूरल एरियाज स्टूडेंट्स, कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। है। मतलब रूरल से मुराद है कि वो लोग जो गांव देहातों में रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, सर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना क्लियर हमें अपना करना पड़ेगा। क्या हम तालीम इस बात को समझते हैं कि बच्चा किताब का चैप्टर पढ़ के सवाल सॉल्व कर ले, या 10 सवाल का रट्टा लगा ले, या अंग्रेजी का अलग सब्जेक्ट है उर्दू अलग पढ़ ले, इंग्लिश, क्या हम इसको तालीम समझते हैं, या तालीम इसके अलावा कुछ और है? क्या ये तालीम है, या तालीम ये है कि बच्चे की मालूमात हो, बच्चे को मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात जी करना आती ऑडियंस। हो, बच्चा कॉन्फिडेंट हो। मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चों को प्लग चेंज करना आता है अपने घर का? जी व्यूअर्स, आपसे एक सवाल किया गया है, कितने लोगों को प्लग चेंज करना आता है आपके घर का। काइंडली कमेंट योर आप में आंसर्स, से वी आर आप वेटिंग में फॉर से इट। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पराठा बनाना सिखाया है, रोटी बनाना आती हो? सर मेरी मेरे मम्मी ने 12 साल के सिखाया बेटे है। को, मेरे 12 मैं बेटों की बात करूं, मेरे 12 साल के बेटे को पराठा बनाना आता है, ठीक है, और सर बेहतरीन यहाँ पे पराठा बना लेता हूँ। सर हम पेरेंट्स एजुकेशन की तरफ से आई थिंक स्किल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बात ये कर रहा हूँ, ये स्किल सिखाएं, इस टाइमिंग में ये चीजें सिखाएं। मैं आपको जो स्किल बता रहा हूँ ना, जो जो सिखाएं, आप बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं। जहां तक तालीम की बात है, रीडिंग इंप्रूव करवाएं बच्चों की, रीडिंग का शौक दिलवाएं, रीडिंग, उर्दू की रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, बच्चे को किताबें पढ़ने का शौक पैदा करें। कैसे करेंगे? किताबें लाएं, ऐसी किताबें लाएं जो किस्से कहानियों की किताबें होती हैं। झूठे किस्से भी हो सकते हैं, हिकायात भी हो सकती हैं, और सच्ची कहानियां भी हो सकती हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ अंबिया कराम की कहानियां मिल रही हैं, साहबा कराम की कहानियां मिल रही हैं। एक बड़ा अच्छा आजकल ड्रामा भी चल रहा है, वो भी बड़ी अच्छी हिस्ट्री के ऊपर जो है ना, लोग बड़ा उसको पसंद कर रहे हैं। उससे रिलेटेड भी सल्तनत उस्मानिया के तारीख की किताबें लेके आए। एक किताब है अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान, उसके अंदर कुरान के वाकयात हैं, बड़े अच्छे अंदाज में लिखे हुए, सुनाएं अपने बच्चों को। साइंस से रिलेटेड मैगजीन मंगवा लें, पुराने मैगजीन ले आए, सुनाएं बच्चों को। नौनिहाल लेके आए, सुनाएं बच्चों को। जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको पढ़वाएं, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी बहुत बेहतर है, हैरी पॉटर ले आए, रोल डायल की बुक्स ले आए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में जितनी सस्ती बुक है, मैं इनकरेज नहीं करता पायरेटेड बुक्स को, लेकिन अगर मजबूरी है तो जहां से आपको मिल जाए बुक, ऑनलाइन फेसबुक पे मौजूद है बहुत सारे बुक वाले, उर्दू बाजार के, जो आपको बुक्स घर पे दे के जा सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। कहानियों की किताब, रीडिंग डेवलप करें, साइंस बिल्कुल मैगजीन की सर, अब रीडिंग तो करें। हमने देखा है कि ऑनलाइन बुक्स का भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया है, बहुत अच्छा बल्कि बहुत ट्रेंड अच्छे है। पैकेजेस में जो है वो बुक्स हमें सबसे अवेलेबल हो बेस्ट रही हैं। स्किल, सबसे बेस्ट स्किल लर्निंग की है वो है रीडिंग स्किल।
जिस बच्चे को पढ़ने की लत पड़ जाएगी ना, रीडिंग की लत पड़ जाएगी, आपके 50% मसाइल हल हो जाएंगे एजुकेशन के। आप इस दौरान 3, 4, 5 महीने में बच्चे की रीडिंग इंप्रूव करें, बस सिर्फ रीडिंग पे काम करें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने हमने अपने बच्चों को ना इब्ने इंशा की किताबें सुनाई हैं, उर्दू की आखिरी किताब, हालांकि वो हमारे लेवल की है लेकिन बच्चों को समझ में आई है। हमने बच्चों को मिरातुल उरूस सुनाई है, हमने डिप्टी नदीर अहमद की कहानियां सुनाई हैं, हमने बच्चों को अजाइबुल कुरान की पूरी पूरी किताबें सुनाई हैं। आप यकीन करें, रात के 1.5-2 घंटे तो रीडिंग में ही गुजर जाते हैं। आप सुना रहे, बच्चे कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, तलब ही नहीं पूरी होती। एक काम हमने अच्छा वो ये किया हुआ है कि हमने घर में टीवी नहीं रखा हुआ, केबल नहीं है भाई मेरे घर में, टेक्नोलॉजी की सारी चीजें हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, केबल नहीं है, सर तो टीवी तो है ही सबसे नहीं। बड़ा दुश्मन ही आपने रखा हुआ नहीं है ना, जब भी आपके बच्चे जो है वो बस इंगेज हो गए हैं इस तरह। बस अच्छा, अब उसके बाद पीछे लाइब्रेरी है, अब उनके बाद ऑप्शन होता है, हाँ हम ड्रामा भी देखते हैं, हमने धूप किनारे भी देखा, हमने अल्फा ब्रावो चार्ली भी देखा, हमने आंगन टेढ़ा भी देखा, हमने सारे देखे भाई, हम देखते हैं और हम मिलके देखते हैं। हमने, और कौन सा भी रिसेंट ड्रामा था वो, नहीं अल्फा ब्रावो चार्ली था ना, तो हमने इस तरह के ये ड्रामे देखे, और भी अभी आजकल एक बड़ा टर्किश ड्रामा बड़ा मशहूर चल रहा है, तो वो भी हम देखते हैं। तो लेकिन हमने टाइमिंग्स किए हैं हर चीज के, और रीडिंग का टाइम भी होता है, हम रीडिंग करते हैं, नौनिहाल भी सुनाते हैं और बुक्स भी सुनाते हैं। तो रीडिंग की हैबिट, अगर आप एक हैबिट, अगर एक जो कहते हैं ना वन हैबिट, एक किताब है आजकल मैं पढ़ रहा हूँ दी वन थिंग, वो ये कहता है कि कोई एक ऐसा काम करो जो करने के बाद ना आपको, ये द वन थिंग बड़ी अच्छी किताब है, आपको बाकी काम करने की जरूरत ना पड़े, या बाकी काम सारे इररेलेवेंट हो जाएं या लेस सिग्निफिकेंट हो जाएं, एक काम। तो मैं पेरेंट्स को एक एक काम बता रहा हूं, बस ये एक काम कर लें, रीडिंग, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, सजेस्ट तो मैं ये करूंगा कि उर्दू की किताब पढ़ाएं, उर्दू की किताबें, कोर्स की बुक नहीं, कोर्स की बुक से तो मुझे भी नींद आ जाती है, रीडिंग सर उर्दू ऐसा नहीं की। बोले, हमारे बच्चे जो है वो कोर्स की बुक्स पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं मतलब मेरा मकसद, मैं तो पेरेंट्स को बता रहा हूँ, स्कूल की किताब आप उनके साथ बैठ के उसकी भी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक रीडिंग का टेस्ट डेवलप कैसे होगा, मुख्तलिफ और किताबें पढ़ाएं उन्हें। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा भाई, ये इस लेवल के लिए ये किताब है, जी ठीक है। सर, यहाँ पर तो हमसे ये सवाल किया गया है, काइंडली जो बुक्स आप कह रहे हैं वो आप कमेंट्स में भी शेयर करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट मैं करूंगी आपसे कि आफ्टर द सेशन आप हमें इन बुक्स के नाम रिटन में दे दें, ताकि हम जो है अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करें। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, आपको यहीं से निकाल के मैं किताबें दिखा देता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। मैं असल में मोबाइल पे हूँ तो मुझसे टाइप होगा नहीं, मुझे आइट साइड का थोड़ा सा इशू है। नो इशू सर, आप आफ्टर द सेशन शेयर कर दीजिएगा, सो ओके, वी मैं विल फिर आपको, हाँ, शेयर। जी जी। देखिए मैं आपको बताऊं, अजाइबुल कुरान एक किताब है, इस अच्छा अजाइबुल कुरान मा यस सर। गराइबुल कुरान, ये मकतबतुल मदीना की किताब है, और ऑनलाइन भी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, मैंने लेकिन पढ़ी मैं हुई है। सजेस्ट फिर भी यही करूंगा कि मोबाइल पे पढ़िएगा मत, अपने लिए पढ़ लें, बच्चों को मोबाइल पे पढ़ के मत सुनाइएगा। बच्चों को आप किताब खरीदें और किताब खरीद के वो खोल के पढ़ के सुनाएं बच्चों को। एक किताब है उर्दू की आखिरी किताब, इब्ने इंशा की किताब है, बहुत पसंद है मुझे, वो उसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। सर तारीख, यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट आया है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ पर लारिक सर्वर कह रहे हैं कि आई हैव टू मच सजेशंस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय क्वेश्चन आंसर। सर इन्होंने पूछा था कि रूरल एरियाज के लिए आप जो है क्या सजेस्ट करेंगे। ये बात तो किस ठीक चीज है के कि लिए? वो लोग, सर रूरल एरियाज के ऊपर इन्होंने बात की थी कि रूरल एरियाज के पेरेंट्स और वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स लर्निंग सिस्टम के लिए आप जो है कुछ टिप्स इनको दें, तो आप हम्म, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए। देखिए रूरल एरियाज के अपने इश्यूज तो हैं, अगर देखिए बात ये कि आपको अपनी सराउंडिंग में देखना पड़ेगा कि आपकी सराउंडिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए लॉकडाउन में अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर पे रहते हुए आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स ही एक रह जाती है। मेरा ख्याल है कि मैं जितने रूरल एरियाज के लोगों को जानता हूँ, मैं जितने रूरल एरियाज के लोगों को जानता हूँ,
मोबाइल तो है, बहुत से लोगों के पास मोबाइल, अगर घर में एक भी आपके पास स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन काफी है आपको बहुत सारी मालूमात देने के लिए। ऐसी बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं जो कि बच्चों के लिए मालूमाती प्रोग्राम आते उसमें मौजूद हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात रूरल एरियाज के लिए ये है कि भाई आप अगर आपके घर के पास नहीं है या गांव देहातों में अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन बुक्स से काम चलाएं। लेकिन एक चीज नहीं है तो आप लकीर तो नहीं पीटेंगे। हम कहेंगे भाई अच्छा ठीक है अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन बुक्स नहीं मंगवा सकते, फोन के ऊपर आप बुक्स डाउनलोड करें, वो काम करें, रीडिंग करें। तीसरा ये, रूरल एरियाज के लोगों को जितनी लाइफ स्किल्स का पता होता मेरा ख्याल है शहर के लोगों को नहीं पता होता। उनको ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें सोशल डिस्टेंस रखते हुए जो आपको, जो गांव देहात के बड़े जो होते हैं ना, बड़े और बुजुर्ग, उनके पास बड़ी विजडम की बातें होती हैं, बहुत विजडम, जिसे हम विजडम कहते हैं ना, अकल और फहम और शऊर, उनके साथ इंटरेक्ट करें, रिलेशनशिप को इंप्रूव करें। फादर मदर और किड्स आपस का रिलेशनशिप इंप्रूव करें। कैसे कर सकते हैं? गेम्स खेलें मिलके, माँ बाप और बच्चे मिलके गेम्स खेलें, लूडो खेलें। वो कौन सा गेम होता है जिसके अंदर वो सीढ़ी और सांप वाला गेम होता है? लूडो, ये सर। वो लूडो लूडो के है, विचार है जो, मोनोपोली है, ओनो है, हाँ वो तो, चेस अच्छा है। अब आप बोलेंगी मैं खैर मैं शहर में रहता हूँ, ठीक है मेरे पास फैसिलिटी है, लेकिन मैंने ये पहले से, मेरे पास कोई 10 से 12 बोर्ड गेम्स है मेरे घर में, 10 से 12 बोर्ड गेम्स हैं। लूडो है, मोनोपोली है, जूनियर मोनोपोली है, टैबू है, पिक्शनरी है, सीक्वेंस है, कैरम बोर्ड है, ड्राफ्ट है, चेकर्स है, चेस है, और भी 2-3 गेम्स और हैं मौजूद हैं, यार्डसी है, इस तरह के बहुत सारे, और वो है जिंगास है, ब्लॉक्स हैं, ये रखे में ना भाई, ये उस टाइप के। तो अगर बोर्ड गेम्स मिलके खेलें, देहात में रहते नहीं है मौजूद, वो देहात में भी लोग जो है ना वो पत्थर से और जमीन पे लकीरें बना के बहुत सारे गेम खेलते हैं, वो एक्सप्लोर करें, मिलके खेलें बच्चों के साथ, स्ट्रॉन्ग करें अपने रिलेशनशिप को, बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। आपको जिंदगी में कभी इतना मौका नहीं मिला होगा अपने बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारने का, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता आपको अपने बच्चों के साथ। देखें, बाढ़ में जाए स्कूल में जो बच्चा वो पढ़ रहा था ना, वो 4, 6, 5 चैप्टर आप घर में पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको अंदाजा होगा 2 महीने में साल भर का कोर्स पूरा हो जाता है, जिस तरह स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ स्टेटिस्टिक्स। एक बच्चा जो 8 घंटे के लिए स्कूल जाता है ना, इंडिविजुअल अटेंशन के 11 मिनट मिलते हैं उसको, रिसर्च बताती है। और जिस कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है ना, क्लास में टीचर आती हैं, चैप्टर पढ़ती हैं, उसका तर्जुमा बताती है और बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिखती हैं, पीरियड खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये होता है भाई। यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक याद करना है, यहाँ से यहाँ तक याद करना है। आज तक मुझे जो है ना सोशल स्टडीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रजिस्टर के 4-4 पेजेस। सेम इशू सर। हाँ। लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को ये पता है कि फला पौधा कौन सा है, मुख्तलिफ किस्म के पौधों की उनको उनको पता है, डिफरेंस पता है, पौधा कैसे लगता है, कैसे जो है ना वो बीज निकलता है, ये सारे प्रोसेस उन्होंने खुद देखे हैं। हमने तो नहीं ये रिसर्च की थी। आप अपने बच्चों के साथ ये इस किस्म की चीजों को जो है ना वो एक्सप्लोर करें, उनके जी साथ बिल्कुल। फैमिली स्टोरी टाइम होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात फैमिली पे स्टोरी एग्री टाइम, करूंगी। वालिद मोहतरम। बिल्कुल सर, आपकी इस बात पे एग्री जी करूंगी कि यहाँ पर फैमिली टाइम जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को इतना अपने किड्स को जो है वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ, बहुत अच्छी टिप्स दी आपने हमारे टीचर्स के लिए भी, और पेरेंट्स को वाकई रीडिंग की तरफ इन्हें लेकर जाना चाहिए। सर मैं एंड में आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स को अगर आप जो है वो कोलैबोरेटिवली कुछ टिप्स ऐसी देना चाहें कि जहां पर वो स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए दोनों तरफा एफर्ट वो किस तरह से कर सकते हैं, मतलब ब्लेम गेम खेलने के बजाय वो दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव करेक्टर की तरफ किस तरह से आ सकते हैं और किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों को फोकस करते हुए कुछ इस तरह की टिप्स हमारे साथ शेयर करें।
और इसके साथ ही फिर हम अपना सेशन जो है वो एंड करेंगे। जी सर। जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए हेलो हेलो हेलो। जी सर, एम आई ऑडिबल? मतलब थोड़ा सा जी सर, मैं कह रही थी कि आप जो है वो आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। जी देखिए, पहला काम तो मैंने आपसे यही कहा ना कि ये मैं सर आपको लाइफ का एक ऐसा प्रिंसिपल सर। हेलो, इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? अब देखें ये मसला शहर में भी है, मसला शहर में भी है, इंटरनेट का कनेक्शन का डिस्टर्बेंस शहर में भी है। ठीक है ना? क्यों है? वो सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सबके सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये मसले मसाइल भी आ रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वो प्रिंसिपल क्या था? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसका पहला मतलब ये होता है कि दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें। पेरेंट है ना, आप पेरेंट है ना, आप टीचर को ब्लेम ना करें। देखिए, आपके ब्लेम करने से टीचर अच्छा काम नहीं कर सकेगा। इशू हो रहा है, मैं आप लोगों लेट मी चेक। जी हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। जी सर। सर मैं चाह रही थी कि आप लोग जो है कुछ इस तरह की टिप्स हमें हमारे साथ शेयर करते हैं कि कोलैबोरेटिवली हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आई मीन ब्लेम गेम करने की बजाय हम पेरेंट्स और टीचर्स को कौन सी ऐसी टिप्स दे सकते हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट में आकर जो है वो बच्चे की एजुकेशन पर फोकस कर सकें। जी सर इसके साथ फोकस करेंगे। देखिए, फोकस अपने बच्चों पे करें और टीचर को फोकस अपने बच्चों पे ना करें प्लीज। टीचर को ब्लेम ना करें। आप मुझे बताएं ना टीचर को ब्लेम करने का आपको क्या फायदा होगा? अगर आपको ब्लेम करने का फायदा होगा तो खूब ढेर सारा करें, इज्तिमाई तौर पे करें, बल्कि ब्लेम करें। अगर फायदा होगा तो करें, कोई फायदा नहीं होना, उसको सपोर्ट करें। वो जो पढ़ा रहा है, अगर आपको लगता है उसने कोई चीज गलत पढ़ा दी है, सही नहीं पढ़ाई है, प्राइवेटली मैसेज करके फीडबैक देंगे, सर मुझे लगता है कि ये वाली चीज बच्चे को ज्यादा अच्छी मतलब मकसद कहने का ये है आवाज एको हो रही है बहुत ज्यादा। सर नाउ इट्स फाइन। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे लग रहा है आपकी तरफ आवाज एको आ रही है। हो सकता है स्ट्रीम यार्ड वाले शुरू कर देते हो टाइम खत्म होने से पहले। तो मैं हर्ष कर रहा था कि अगर आपको लगता है कि टीचर ने कुछ सही नहीं पढ़ाया तो आप ये करें कि एक मिनट में इसको थोड़ा नहीं सर, आई थिंक इट्स फाइन, आप कंटिन्यू कीजिए। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि टीचर ने अच्छा सही नहीं पढ़ाया, प्राइवेटली मैसेज इस तरह बोल सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आई। ये भी तो कह सकते हैं ना। और उसको अगर आपके ध्यान में कोई सजेशन है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो दें, और अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप उससे ये अर्ज कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये बात बच्चे को सही से समझ में नहीं आई, क्या आप ये दोबारा बता सकते हैं, क्या आप ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला काम तो ये करें कि ना करें प्लीज, टीचर को डिस्करेज ना करें। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना किसी ना किसी तरीके से। जो मुझ जैसी कैटेगरी के लोग हैं जो पहले से वाकिफ थे इस ऑनलाइन की दुनिया से, तो हम तो आराम से चल पड़े हैं, हम तो आराम से कर रहे हैं, हमें पता है क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, हम उसको पहले से फोर्सी करके जो है ना चीजों को मैनेज करते हैं। फिर भी बहुत प्रॉब्लम आती है,
मुझे 2 से 3 सिस्टम अपने पास रेडी रखने पड़ते हैं ताकि किसी में कोई मसला हो जाए तो मैं दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट हो जाऊं, क्लास में इशू ना आए। मसले फिर भी आते हैं, लोड शेडिंग के इश्यूज आ जाते हैं, जनरेटर कभी खराब हो जाता है, कभी फोन से ही काम नहीं कर रहा होता, देयर आर सो मेनी इश्यूज। अभी देखें हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप उसके ऊपर पेरेंट भी ब्लेम करना शुरू कर देगा टीचर को, तो मेरा ख्याल है टीचर की फिर वो टीचर का फ्यूल होता है अप्रिसिएशन। आप उसे अप्रिशिएट करें और अप्रिसिएशन के साथ उसे सजेशन दें अगर आपकी कोई स्किल है तो, अगर आपको लगता है कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। दूसरी बात, टीचर को मैं सजेशन ये दूंगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लीज 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 ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाइए। यूट्यूब जैसी वेबसाइट मौजूद है, जब आपके पास आपको जो टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, आप लिखें उस पे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरा नेट स्लो चलता है, लिखें कि स्लो नेट पे कौन सी एप्लीकेशन अच्छी चलती है। अगर आपको लगता है कि आवाज अच्छी नहीं आ रही तो आप लिखें भाई कौन सा ऐसा सस्ता सा माइक मिलता है, रिकॉर्डिंग माइक, जो मैं यूज कर सकता हूं ताकि मेरी आवाज बच्चों को अच्छी आए। सर्च तो करें, रोजाना अपनी जिंदगी का आधा 1 घंटा निकालें। अभी तो भाई आपके पास टाइम है भाई, लॉकडाउन में रोजाना जो आप आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवलिंग में आप जाया करते थे, धक्के खाते थे, धूल मट्टी करते थे, ठीक है ना, फेशियल हो जाता था सुबह ऑफिस जाते जाते धूल मट्टी में, तो अब तो उससे बच गए ना भाई। वो 1 घंटा आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे अप्लाई करें रोजाना की बुनियाद पर। आपको इंशाल्लाह, अब देखें मैं आपको बताऊं टीचिंग का सबसे, दो मैं आपको चीजें बताता हूं। मैं आज से 20 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। अब्बास हुसैन साहब हैं, मैं मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि 2 चीजें, उन्होंने रिसर्च बताई थी कि 95% टीचिंग की जो जान है ना वो 2 चीजों में है। नंबर 1 कमांड ओवर सब्जेक्ट, नंबर 2 गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये 2 चीजें अपनी टीचिंग में पैदा कर लें। मैं टीचर से मुखातिब हूँ, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो। सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, उसके बारे में प्रैक्टिस करें। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स की 10-12 किताबें घर पे होनी चाहिए। अभी अगर खरीद नहीं सकते, ऑनलाइन आपको किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा हिस्से मिजाह पैदा करने की कोशिश करें। अच्छा मिजाह पढ़ें, जो हमारे मुल्क में बहुत सारे अच्छे मिजाह निगार हैं, उनको पढ़ें। आपकी टॉक में बहुत सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए, किसी का मजाक ना उड़ाएं, मिजाह का एलिमेंट होना चाहिए। और सब्जेक्ट को अच्छा करें, ये 2 चीजें कर लें, आपकी टीचिंग में 95% स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ जाएगी। बाकी चीजें अकाउंट फॉर 5%। आपका कंटेंट अच्छा होगा। और पेरेंट्स से क्या गुजारिश है कि टीचर को ब्लेम ना करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज रही टीचिंग के हवाले से भी, और हमारे पेरेंट्स भी आई थिंक इसको ऑब्जर्व करेंगे और बहुत कुछ लर्न किया होगा उन्होंने। सून हम आपको अपनी ऑडियंस से कहेंगे कि अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो यहाँ पर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम जो है इसको सर से आंसर ले सकें। इसके साथ ही सर स्मार्ट गेम्स एकेडमी की तरफ से और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त स्मार्ट गेम्स एकेडमी और हमारी ऑडियंस के लिए निकाला, और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच सर। सना, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी ऑडियंस, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ थे मिस्टर मोहम्मद मदनी खान, जिन्होंने बहुत ही काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही टीचिंग के हवाले से भी और पेरेंट्स के हवाले से भी। काइंडली पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि हमारे टीचर्स इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, काइंडली उन्हें ब्लेम ना करें। और टीचर से भी मैं यही कहूँगी कि आप पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, कहीं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ भी अगर हम इसे लेकर जाते हैं, फिर भी हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इतने कम टाइम में
और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ, और आप अपना जो है वो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियली अप्रिशिएट टू ऑल टीचर्स हु आर पेइंग देयर 100%, हु आर पेइंग देयर बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल कम्युनिटी ऑफ द टीचर्स। एंड एडमिन से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे टीचर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपने उन्हें इस तरह से गाइड नहीं किया था जिस तरह से वो इस वक्त परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। ये उनका फ्यूल है, आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो वो इससे और ज़्यादा अच्छा कर कर दिखाएंगे। और पेरेंट्स, प्लीज़ 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 ये मत सोचिए कि आपके किड्स जो हैं वो इस वक्त घर पर है तो वो सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है। काइंडली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए और अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देने की कोशिश करें। अगर आप इनको क्वालिटी टाइम देंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकेंगे और आप भी उनके साथ बहुत कुछ सीखेंगे। इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सना शरीफ, और जल्द मिलेंगे हम दोबारा एक नए टॉपिक, एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।